हेलो मेरे प्यारे बच्चों। और आपको मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? मैंने आपको पूरा डीएनएफ के सारे जो मेन पॉइंट थे वो क्लियर किए और डीएनएफ यौगिक के बारे में आपको संपूर्ण पूरे 3 आपको वीडियो दिए, आपने देखे होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आज हम अपना एक नया यूनिट यानी यूनिट नंबर 5 उपसे संयोजन यौगिक के बारे में आपको बताएंगे। ये वाला जो चैप्टर है ना, इसमें तो आपको आईयूपीएसी नेम के ऊपर बहुत कमांड करनी, क्योंकि आईयूपीएसी नेम कैसे हम नामकरण करेंगे, लेकिन नामकरण तो हम तब करेंगे जब हम पहले तो ये जानेंगे कि ये चैप्टर के में पढ़ना क्या है। चैप्टर का नाम है उपसे संयोजन यौगिक। तो उपसे संयोजन यौगिक होते क्या है और बनते कैसे हैं, नाम कैसे लिया जाएगा, कैसे अभिक्रिया करेंगे, और ये सभी हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो सबसे पहले उपसे संयोजन यौगिक से पहले हमारे पास चैप्टर में स्टार्ट होता है एक्चुअल में उपसे संयोजन यौगिक एक तरीके के योगात्मक यौगिक होते हैं। तो योगात्मक यौगिक क्या होते हैं, पहले हमें ये समझना है। योगात्मक यौगिक का मतलब हुआ जब दो या दो से अधिक लवण आपस में एक निश्चित संगठन में जुड़ते हैं और उनका बनाते हैं हम घोल। और घोल बनाने के बाद उनको हम इवापोरेट करेंगे, मतलब उस पानी को उड़ाएंगे। जब उड़ाएंगे तो उनका क्या होगा, क्रिस्टल बनेंगे। और वो जो क्रिस्टल बनते हैं ना, उन्हीं को हम कहते हैं योगात्मक यौगिक। तो योगात्मक यौगिक क्या हो गए, जब दो या दो से अधिक, क्योंकि जोड़ने के लिए हमें कम से कम, जोड़ का मतलब ही होता है दो चीजें। तो जब दो या दो से अधिक लवणों को एक निश्चित संगठन में, आपको रस समीकरण मिति का नाम मैंने आपको डीएनएफ में बताया था, तो रस समीकरण मिति को ये फॉलो कर रहे हैं। रस समीकरण मिति का मतलब क्या होता है, जो हमारा सूत्र होगा उसका संगठन निश्चित होता है। जैसे ZnH2, तो ये रस समीकरण मिति है, यानी इसका संगठन निश्चित है। और अगर ये होता ZnH1.02, ये अरस समीकरण मिति होता है, क्योंकि इसमें संगठन निश्चित नहीं होता। तो लेकिन योगात्मक लवण जब बनते, जबकि संगठन निश्चित होना चाहिए, फिर उसका हम जल का क्रिस्टलन करते हैं, और क्रिस्टलन करने के बाद जो यौगिक प्राप्त होता है उसी का नाम होता है योगात्मक। योगात्मक, योग से वर्ड बना, नाम हो गया योगात्मक यौगिक। योगात्मक यौगिक दो तरीके के होते हैं। नंबर 1 कहलाते हैं द्विक लवण और नंबर 2 कहलाता है संकुल लवण। आपकी बोर्ड की परीक्षाएं आने वाली है। बोर्ड की परीक्षाओं में आपको मालूम है ऑल इंडिया में हमारे पास एक ही सिलेबस है एनसीईआरटी का। तो द्विक लवण और संकुल लवण, इन दोनों का अंतर पेपर में आएगा, ध्यान रखिएगा। 3 या 2 नंबर में आपको ये क्वेश्चन 100% मिलता है। तो हमारे लास्ट 28 ईयर से तो मैं पढ़ाई रही हूँ, जब तक का मुझे अनुभव है, ये कई बार क्वेश्चन, लेकिन 2 से 3 नंबर में एक प्रश्न आया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि द्विक लवण क्या होते हैं और उपसे संयोजी यानी संकुल लवण क्या होते हैं। संकुल लवण को हम उपसे संयोजी यौगिक के नाम से भी जानते हैं। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन कह रहा है द्विक लवण और संकुल लवण का अंतर, तो पहले हमें समझना है कि होते क्या है और फिर हम अंतर स्पष्ट करेंगे। द्विक, देखिए हर चीज आप लोग टुकड़े में तोड़ तोड़ के पढ़ना सीखिए। द्विक मतलब होता है दो, तो द्विक लवण और एक लवण, लवण का मतलब होता है धन आयन और ऋण आयन, जिसमें धनायन और ऋणायन वो होते हैं लवण। या हम ये भी कह सकते हैं जो जल से अभिक्रिया के बाद अम्ल भी बनाते हैं और क्षार भी बनाते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं लवण। तो हमने एक एक टुकड़े को तोड़ लिया। द्विक माने दो, लवण का मतलब जिसमें धनायन और ऋणायन, इसके मतलब ऐसे सूत्रों में 2 धनायन होंगे और 2 ऋणायन। तो द्विक लवण का उदाहरण जैसे आपके घरों में पिटकरी, जिसको हम लोग कहते हैं पोटाश एलम। पोटाश एलम जो हमारे घर में पिटकरी यूज की जाती है उसका सूत्र है। पिटकरी जो है वो द्विक लवण है। देखिए क्या फॉर्मूला है, K2SO4.Al2SO4 का होल राइज .24H2। इनके सूत्र थोड़े बड़े होते हैं, ध्यान रखिएगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में भी मिल सकता है और डिफरेंस में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। अब K2SO4 को हमने ब्रेक किया, तो K2SO4 में पोटेशियम पहली समूह का श्रेणी का सदस्य है। K के ऊपर +1 का चार्ज,
SO4 11th क्लास में बताया गया, SO4 के ऊपर माइनस का 2 चार्ज होता है, यानी पहला वाला जो लवण है वो हमारा ब्रेक हो गया K प्लस और SO4 2 माइनस। Al2SO4 बीच में डॉट लगाया जाता है, ये दूसरा लवण है Al2SO4 मतलब 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको 11th क्लास में ही संयोजकता निकालनी सिखाई गई थी। अगर हमारे पास बाइवैलेंट यानी दो चीजें जुड़ी होती है तो हम क्रॉस करके उनकी संयोजकता या ऑक्सीकरण अवस्था को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ पे कितना लिखा 3, तो इसके मतलब इसका आवेश कितना हो गया 3, नंबर कितने इसके 2, क्या लिखा 2Al3 प्लस, SO4 का नंबर कितना है 3, तो आगे लिखा 3, लेकिन आवेश क्रॉस करके निकाला, यहाँ कितने लिखे 2, इसके ऊपर आवेश कितना हो गया माइनस का 2। फिर डॉट 24H2O, क्योंकि ये तो अभी मैंने आपको बताई ये जल के क्रिस्टलन से बनाए गया, क्रिस्टल से बनाए गए, तो पूरा सूत्र क्या हुआ K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल प्राइस डॉट 24H2O। ये द्विक लवण है क्योंकि इसके अंदर दो धनायन दिख रहे हैं आपको और दो ही एनायन दिख रहे हैं, जब दो धनायन और दो ऋणायन, इसके मतलब ये बना द्विक लवण। हमारे पास बहुत से और भी सूत्र है, आपका जो प्रैक्टिकल होगा वहां पे वो आपसे पूछते हैं मोहर लवण का सूत्र बताओ, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2O, ये मोहर सॉल्ट यानी मोहर लवण का सूत्र है। तो मोहर सॉल्ट भी एक आपका इस तरीके का लवण है, द्विक लवण के अंदर आता है, क्योंकि इसमें भी Fe धनायन है, अमोनियम धनायन है, सल्फेट लेकिन दोनों ही ऋणायन, तो दो धनायन और दो ऋणायन से बना द्विक लवण। संकुल लवण, ये तो हमारा चैप्टर है। संकुल लवण मतलब उपसे संयोजी यौगिक, और उपसे संयोजी यौगिक को इसके लिए में बहुत इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है कि इनके अंदर पहले एक बड़ा ब्रैकेट होता है, फिर एक छोटा ब्रैकेट होता है, तो इनको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं संकुल लवण को, जैसे मैंने उदाहरण लिखा K3FeCl का होल 6। अब बोले संकुल लवण क्या होते हैं? संकुल लवण वो लवण होते हैं जिनमें वो जलीय अवस्था हो या ठोस अवस्था हो, दोनों में ही वो अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, अस्तित्व हटता नहीं है। मतलब ये तो पानी में डाल दिया अगर तो इन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया, क्योंकि तो इनके धनायन भी बन गए और ऋणायन भी बन गए। ये ठोस में अपना अस्तित्व नहीं खोते, लेकिन जलीय विलयन में अपना अस्तित्व खो देते हैं, जबकि संकुल लवण जली और ठोस दोनों में ही अपना अस्तित्व नहीं खोते, मतलब एज इट इज बने रहते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही। क्यों? क्योंकि ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर बना है वही हमारा संकुल लवण बन रहा है, ये बन रहा है केवल संकुल लवण। ये तो धनायन लगा हुआ है, और उदाहरण देख लीजिए, अब जैसे मैंने इसको ब्रेक किया, पानी में डाला नहीं, तो धनायन केवल अलग हो गया, लेकिन संकुल लवण आपस में अलग नहीं हुआ। इसके मतलब ये जलीय विलयन में अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं, उसको परिवर्तित नहीं करते। और भी हमारे पास उदाहरण है CONH3 का O6Cl3, तो ये भी हमारा क्या है संकुल लवण। अब अगर आपसे पेपर में पूछे जाते हैं कि द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर स्पष्ट करो, तो आप क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट आपने द्विक लवण का लिखा कि इस प्रकार के लवणों को ठोस अवस्था में तो इनका अस्तित्व बनाए रखते हैं, लेकिन जलीय विलयन में ये अपने अस्तित्व को नहीं बना पाते, यानी ये अपने अवयवों में विघटित हो जाते। अभी आप लोग जो देख रहे हैं उसमें आपने देखा कि जो द्विक लवण होते हैं, द्विक लवण में ये धनायन और ऋणायन में ब्रेक हो गए, लेकिन यहाँ पर ये यानी कि ये ठोस अवस्था में, तो इनमें ठोस अवस्था में और जलीय अवस्था में दोनों में ही ये अपने अस्तित्व को बनाए रखते हैं। अब अगला पॉइंट आता है, क्योंकि ये आयन बन जाते हैं, और इनके जब आयन बनते हैं तो आयन बनने का मतलब है कि इनको हम परीक्षण कर सकते हैं, जबकि इनका परीक्षण हम नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें आयरन साइनाइड के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर हम चाहें भी कि हम आयरन का टेस्ट कर लें तो हम इसके आयरन के टेस्ट को नहीं कर सकते, इसके मतलब है इसमें हम आयरन का परीक्षण नहीं कर सकते। अगला, इसमें आयनिक आपके जो बंध होते हैं वो आयनिक बंध होते हैं, जबकि इसमें आयनिक बंध भी होते हैं और उप से संयोजी बंध भी होते हैं।
फिर आपने लिखे उदाहरण, तो दोनों तरफ आपने उदाहरण ले दिए। इस तरीके से हम 3 और 4 पॉइंट आपको इसमें देते हैं, जो आपने दोनों तरफ पॉइंट लिख के आप आंसर को दे सकते हैं। अच्छा, आगे बात अब हमारी आती है कि उप से संयोजी यौगिक होते क्या हैं और हम उनको किस तरीके से समझेंगे। उप से संयोजी यौगिक वे यौगिक होते हैं जिनमें उप से संयोजी बंध होते हैं। अब हमने क्लास 11th में एक चैप्टर था रासायनिक आबंधन, और रासायनिक आबंधन में देखिए आपको हमेशा ध्यान रखना है, आपकी 11th अगर मजबूत होती है ना, तभी आप 12th में अच्छे नंबर ला पाते हैं। क्लास 12th में एक चैप्टर था रासायनिक आबंधन, उस चैप्टर में आपको तीनों तरीके के बंध बताए गए थे। आयनिक बंध लेने और देने से बनते हैं। एक जो देता है वो धनी होता है और जो लेता है वो ऋणी होता है। ये धनायन और ऋणायन, तो समूह नंबर 1 इलेक्ट्रॉन देते हैं, समूह 2 के जो तत्व है वो 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं, और समूह 13 के जो सदस्य है वो 3 इलेक्ट्रॉन देते हैं। लेकिन हमारे समूह 14 के जो तत्व है वो देते नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं, और वो बंध जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनते हैं, ऐसे बंध को हम कहते हैं सहसंयोजक बंध। तो दूसरा बंध हुआ सहसंयोजक। एक तरीके से मान के चलिए, एक टीचर और एक बच्चों के बीच में जो बंध होता है वो होता है आयनिक बंध। लेकिन जो बंध आपस में आप बच्चों के बीच में होता है, या एक सिंपल सी बात है, हमारे समाज में जो बंध हम लोग का आपस में चलता है शेयरिंग का, वो बंध भी सहसंयोजक बंध होता है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे की साझेदारी करते हैं, और जब हम साझेदारी करते हैं तो हमारे पास धन और ऋण का आवेश नहीं आता, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं। तीसरे तरीके के बंध रासायनिक आबंधन में आपको बताए गए थे, और इन्हीं का नाम होता है उप से संयोजक बंध। उप से संयोजक बंध वो बंध होते हैं जो एकल युग्म इलेक्ट्रॉन के देने के कारण उत्पन्न होते हैं। तो उप से संयोजी यौगिक वो होते हैं जिनमें उप से संयोजक बंध होते हैं, और उप से संयोजक बंध वो बंध होते हैं जो एकल युग्म इलेक्ट्रॉन के देने के कारण बनते हैं। इलेक्ट्रॉन को मैंने नॉट लिख दिया, वो देने से बनते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, एकल, इनको कहते हैं उप से संयोजक बंध। अब पॉइंट आता है कि एकल युग्म क्या होता है। एकल युग्म का मतलब होता है, एकल मतलब एक, और युग्म मतलब होता है जोड़ा। हमारे पास 3 तत्व ऐसे हैं, हमने 11th क्लास में अपने बच्चों को याद कराते हैं, FON, F मतलब क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इन तीनों के पास हमेशा ही एकल युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब क्या होते हैं, जरा इसको ध्यान समझिए, क्योंकि अब आप क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, आपकी 11th क्लास में, फिर भी हम आपको एक बार बता रहे हैं और दिखा रहे हैं एकल युग्म क्या होते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 9। 9 का मतलब हुआ कि आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2 और 2p5, ठीक है, 2p5, 2 और 2, 2 और 2 4, 5 4 9, ठीक है। अब मैंने इसमें यही चूंकि जगह इतनी है, मैं आपको इसलिए सामने दिखा रही हूँ। एक चीज आपने पढ़ी होगी कि हमेशा जो इलेक्ट्रॉन वायतम कक्ष में होते हैं वही केवल अभिक्रिया में भाग लेते हैं। इसके मतलब वायतम कक्ष कौन सा बना, दूसरे नंबर में S के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, और P के पास, P आपको मालूम है P के अधिकतम 6 होते हैं, ये P1 से ये Py और ये Pz, कितने इलेक्ट्रॉन, 5, तो 1 2 3 4 और 1 5, कितने एकल युग्म हो गए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया, और एक जोड़ा ये बन गया। इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हमने नाम दिया एकल युग्म। अब अगर अपन डिटेल में पॉइंट करते हैं, जैसे हम लोग कई बार वाइवा में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एकल युग्म क्यों बन रहा है, क्यों, क्या कारण है कि इसके अंदर जोड़े में इलेक्ट्रॉन। तो उसका मुख्य कारण है कि ये जो तत्व है वो सेकंड नंबर के पीरियड में आते हैं, और सेकंड नंबर के पीरियड में जैसा आपने अभाव में पढ़ा है, पहली बार में 1s आता है, दूसरी बार में 2s और 2p लिखा जाता है, और थर्ड वाली जब हम रो बनाते हैं तो हम 3s 3p और 3d लिखते हैं। इसके मतलब है कि जो तत्व द्वितीय आवर्त में आते हैं उनमें डी कक्ष अनुपस्थित होता है, और डी कक्ष अनुपस्थित होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन आगे की तरफ जा नहीं पाते हैं, अपने ही स्थान पर केवल जोड़े में बने ही रहते हैं। और ऐसे इलेक्ट्रॉन जो आगे जा नहीं सकते, क्यों नहीं जा सकते,
क्योंकि उनके पास डी कक्षक नहीं है। सीधी बात है, अगर हम चल रहे हैं और आगे जमीन होगी तभी तो हम चलते जाएंगे, और अगर आगे जमीन नहीं होगी तो क्या होगा, हम सीधे पीछे जोड़े में ही या पेयर में ही हम खड़े रहेंगे। तो ऐसे तत्व जो केवल जोड़े में ही रहते हैं, L2 को हम क्या कहते हैं, एकल युग्म इलेक्ट्रॉन। हमारे पास क्लोरीन के पास 3 एकल युग्म इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन के पास 2 एकल युग्म इलेक्ट्रॉन आते हैं, और नाइट्रोजन के पास केवल और केवल 1 एकल युग्म इलेक्ट्रॉन रहता है। ये सभी चीजें हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से चेक कर सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना है, 8। 8 का मतलब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 1s2 2s2 और 2p4। 2p4 अभी आपने क्लोरीन वाला चेक कर लिया, मैं रब कर दे रही हूँ, हटा दे रही हूँ, उसको बिगाड़ दे रही हूँ। अब आप जरा ऑक्सीजन का देखिएगा, ऑक्सीजन के पास वैलेंस यानी वायतन कोश में देखा आपने, तो वायतन कोश में कितने आए, 2s पे 2s पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और p के पास कितने, 4, यानी 1 2 3 और 1 4। अब फिर वही बात, डी कक्ष अनुपस्थित, डी अनुपस्थित है तो 2 एक एकल युग्म इलेक्ट्रॉन ये कहलाएगा और एकल युग्म इलेक्ट्रॉन ये कहलाएगा। इसके मतलब क्लोरीन के पास कितने एकल युग्म है, 3, और ऑक्सीजन के पास कितने हो गए, 2। और फिर आया नाइट्रोजन की बारी, 1s2 2s2 और 2p3। फिर अब इसको भी चेक कर लेते हैं, देखिए कैसे। 2s के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 2, और p के पास कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 और 1 3। इसके मतलब इसके पास कितना लोन पेयर आ रहा है, 1। एकल युग्म को हम लोग लोन पेयर के नाम से भी जानते हैं, इसलिए L और P लिखा जाता है। कितने लोन पेयर बने, 1। इसके मतलब ये फिक्स हो गया कि हमारे पास आवर्त सारणी में 3 ऐसे तत्व हैं जिनके पास हमेशा ही एकल युग्म इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लोरीन के पास 3, ऑक्सीजन के पास 2 और नाइट्रोजन के पास 1। समझ में आ गया। अब सीधी सी बात है, जिसके पास एकल युग्म होगा वही तो देगा, और जब एकल युग्म इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे तो जो बंध बनेगा उसी का नाम होगा उप सहसंयोजी बंध। तो उप सहसंयोजी बंध कब बनते हैं, जब भी कोई तत्व अपने एकल युग्म इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। वो बंध जो एकल युग्म इलेक्ट्रॉन के देने से बनते हैं उन्हीं को कहते हैं उप सहसंयोजी बंध। आपको थोड़ा 11th के बारे में ज्यादा ध्यान अच्छे से रहना चाहिए। अब पॉइंट आता है कि जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको क्या कहते हैं, और जो लेते हैं उनको क्या कहते हैं, यानी दाता और ग्राही दो बनते हैं। क्लास 11 क्लास में हम लोगों ने यही शब्द यूज किए थे, दाता और ग्राही। दाता माने डोनर, देने वाला। लेकिन जब आप क्लास 12 में ये चैप्टर पढ़ रहे होते, ये चैप्टर अपने आप में पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की। जब आप ये चैप्टर पढ़ रहे होते तो हम लोग ने यहाँ पे नाम चेंज किया, दाता का नाम कर दिया संलग्नी या लिगेंड, और ग्राही के लिए वर्ड यूज किया हमने केंद्रीय परमाणु। तो 11 के हिसाब से तो ये बना ग्राही। ग्राही माने जो ग्रहण कर रहा है, और दाता मतलब जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जो इलेक्ट्रॉन देता है, एकल युग्म इलेक्ट्रॉन देता है, उसको कहते हैं दाता। और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, सीधी सी बात है, अगर हम किसी को देंगे तो तभी ना जब कोई लेने आएगा। जबरदस्ती तो अपन किसी को दे नहीं देते, देते कब है, जब कोई आता है हमें दे दो, अब मालूम पड़ा उसको दोई की जरूरत पड़ी तो हमने क्या किया, ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हमेशा बीच में रखा जाता है। जरूरत जब तो मेरी है और आपको जरूरत पड़े तो आपकी, परमानेंटली नहीं दिए जाते। तो जो देता है उसको संलग्नी कहते हैं, और जो लेता है उसको केंद्रीय परमाणु। हमारे इस चैप्टर की ये टर्मिनोलॉजी है, मतलब ये हम शुरू से लेकर आखिर तक हम ये शब्दों का प्रयोग करेंगे, लिगेंड और केंद्रीय परमाणु। यानी लिगेंड इंग्लिश में बोलते हैं, संलग्नी हिंदी में बोलते हैं, और 11th क्लास के हिसाब से इसको हम दाता कहते हैं। इस तरीके के बॉन्ड को जो बंध है उसको हम एरो से यानी तीर से दर्शाते हैं। इसकी जो पूंछ है वो हमेशा दाता की तरफ रहती है, और जो लेता है ग्राही उसकी तरफ हमेशा इसका तीर रहता है। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल लिखा, बहुत ही फेमस अच्छा एग्जांपल है, जो बोर्ड में नाम भी आता है इसका, K4FeCN का होल सीरीज। देखिए जितने भी हमारे कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते हैं, यानी कि उप सहसंयोजी यौगिक होते हैं, उनको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। उनके लिखने का तरीका यही है। नाम ही क्या है, ये किसके बने, योगात्मक। योगात्मक का मतलब इनके अंदर बहुत सारी संख्याएं होती हैं। देखिए कैसे, अभी देखिए पोटेशियम कितने, 4, आयरन हो गया तो कितने हो गए, 5, 6 दूनी 12 ये हो गए, क्योंकि एक कार्बन के भी 6 हैं और नाइट्रोजन के भी 6, 6 6 12, 12 और 5 और 4
सबको अगर हम जोड़ दें तो करीबन 20 से 25 परमाणु इसमें भाग ले गए और उपसे संयोजी यौगिक बनाने में आवर्त सारणी के सभी तत्वों ने भरपूर योगदान दिया। क्यों? क्योंकि जो धनायन है उनका स्थान ये हो गया, ये धनायन का स्थान हो गया, यानी समूह नंबर 1, 2 और 13। ये केंद्रीय परमाणु है। केंद्रीय परमाणु हमेशा ही डी ब्लॉक का होता है। ऐसा आपने जब अभी मैंने डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ाए थे वहां मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाया है कि डी ब्लॉक के तत्व यानी संक्रमण धातुएं उपसे संयोजी यौगिक बनाती हैं। तो क्यों बनाती हैं उसका मेन पॉइंट था क्योंकि डी कक्ष के सदस्यों के पास उनका डी कक्ष अपूर्ण होता है, खाली स्थान होता है। सीधी बात है, अगर हमारे पास जगह होगी, हमारे घर में कमरे होंगे तभी तो हमारे घर में किराएदार आएंगे, और अगर हमारे घर में जगह ही नहीं होगी तो कैसे आएंगे। तो डी के जो तत्व होते हैं उनके पास स्थान होता है, डी कक्ष अपूर्ण होते हैं। इसके कारण लिगेंड अपने एकल युग्मी इलेक्ट्रॉन इनको देते हैं और देने के कारण जो बंध बनता है उसको उप से संयोजी बंध कहते हैं और ऐसे यौगिक को उप से संयोजी यौगिक कहते हैं। ये तो बना धनायन, ये हुआ केंद्रीय परमाणु, ये हुए लिगेंड। अब देखिए अभी मैंने आपको तुरंत ही फेयरली 11 का बेस टाइम उसमें क्या कहा, नाइट्रोजन के बाद लोग साइनाइड में देखिए क्या आ गया, नाइट्रोजन आ गया, यानी कि फर्स्ट सेकंड 13 ये तो धनायन बनेंगे, डी ब्लॉक के सारे तत्व केंद्रीय परमाणु बनेंगे और फिर 50, 16, 17 यानी 15 समूह 15, 16 और 17 इनके पास एकल युग्म है। तो आप देखिए ना आवर्त सारणी के सारे सदस्यों ने उप से संयोजी यौगिक बंध और उप से संयोजी यौगिक बनाते हैं। साइनाइड में नाइट्रोजन के पास एकल युग्म है, उसने इतना इलेक्ट्रॉन दिया, इनको लिगेंड कहते हैं। यहाँ पे जो नंबर होता है ये आपके अभी आपको पता है पेपर में आपको ऑब्जेक्टिव सब ज्यादा आते हैं, ऑल बोर्ड्स में सभी में ऑब्जेक्टिव्स बढ़ा दिए। तो जब ऑब्जेक्टिव में आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है उप से संयोजी संख्या मतलब लिगेंड की क्या संख्या है उसी को हम उप से संयोजी संख्या कहते हैं। यहाँ पे नंबर 2 से लेके 10 तक का नंबर इसमें होता है। तो ये धनायन का स्थान है हमेशा लैब पे, ब्रैकेट के जस्ट बाद में केंद्रीय परमाणु, उसके बाद छोटे ब्रैकेट के अंदर लिगेंड, उसके बाद जो नंबर है उसका नाम है उप से संयोजन संख्या, और जो बड़ा ब्रैकेट बना हुआ है उस बड़े ब्रैकेट को कहते हैं हम उप से संयोजन क्षेत्र। और ये वो क्षेत्र है जिसके अंदर उप से संयोजन यौगिक जो है वो रहता है। अब हमारे पास पॉइंट आता है कि इसकी टर्मिनोलॉजी क्या है, मतलब हम लोग इसके लिए कौन कौन से शब्दों ने देखा कि हमने पूरे उप से संयोजी यौगिक के सारे संबंधित शब्दों के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे संबंधित शब्दों में सबसे पहला हमारा आता है शंकुल आयन, जिसको कहते हैं शंकुल आयन का मतलब हुआ कि शंकुल लवण कहला रहे, शंकुल मतलब जिसमें बहुत सारे। अब अगर हमारे पास लवण के ऊपर आवेश धन का है, धनायन संकुल भी होते हैं, धनायन संकुल का मतलब है कि आवेश जो है वो धनायन। ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि धनायन संकुल है? धनायन संकुल का मतलब है अगर हमारे लिगेंड धनायन होते हैं या उदासीन होते हैं तो हमेशा आवेश धनायन का आएगा। जैसे उदाहरण के लिए CONH3 का होल 6 + 3 ये उदाहरण हो गया किसका, धनायन संकुल। फिर आती है बात ऋणायन संकुल। ऋणायन संकुल का मतलब है संकुल के ऊपर माइनस का आवेश, जैसे FeCN का होल 6 -K4। अगर मान लीजिए ऐसा मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखे हुए मिल जाते हैं, तो ये धनायन संकुल है और ये ऋणायन संकुल। लेकिन अगर संकुल के ऊपर कोई भी आवेश नहीं होता है तो उनको हम लोग कहते हैं उदासीन संकुल। तो इस तरीके से ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है संकुल आयन क्या होते हैं। तो यदि आवेश होता है तो उन्हीं को हम संकुल आयन कहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, धनायन संकुल, ऋणायन संकुल और उदासीन संकुल। जो आपको शॉर्ट में आपने एक एग्जांपल लिख लिया, इट्स सफिशिएंट। फिर आता अगला पॉइंट केंद्रीय परमाणु किसको कहते हैं। केंद्रीय परमाणु क्योंकि आपके उप से संयोजन यौगिक के ये पिलर्स हैं, मतलब ये मेन पॉइंट है जिन पे हम पूरे चैप्टर को पढ़ाएंगे। केंद्रीय परमाणु हमेशा डी ब्लॉक का तत्व होगा।
क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हीं के पास स्थान खाली है, और जिसके पास स्थान खाली होगा उसी के अंदर लिगेंड प्रवेश करेंगे और वो बंध बनाएंगे। इसलिए केंद्रीय परमाणु हमेशा डी कक्ष का तत्व होता है, डी ब्लॉक का तत्व होता है। ये हमेशा, दूसरी बात, ये हमेशा ब्रैकेट के जस्ट बाद में लिखा जाता है। तीसरी बात, 99% हमारे एग्जाम्पल है जिसमें ये केवल एक ही नंबर में लिखा जाता है, लेकिन कुछ एग्जाम्पल जब आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर भी F2 मिल सकता है। अदरवाइज ज्यादातर हमारे एग्जाम्पल अभी क्लास 12 में आपको केवल ये केंद्रीय परमाणु एक ही संख्या में होता है। अब जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ जाता है कि कोई उदाहरण दे रहे और बोले उसका केंद्रीय परमाणु क्या है, तो आपको जस्ट ब्रैकेट के बाद भी जो तत्व लिखा है उसको टिक करके आना होता है। FeCN का O6 में Fe है, CONH3 का O6 Cl3 में CO। ये जो ब्रैकेट के राइट हैंड साइड पे लिखे है ना, वो ऋण आयन की जगह है, वो ऋण आयन की जगह, ये धन आयन की जगह है, ये ऋण आयन की जगह, ये केंद्रीय परमाणु की जगह और ये लिगेंड या संलग्नी की जगह। इसके बाद अगला पॉइंट होता है संलग्नी, जो कि हमारे पूरे बंध के मुख्य पॉइंट ही है, केंद्रीय परमाणु और संलग्नी। संलग्नी वो होते हैं जो एकल युग्म इलेक्ट्रॉन देते हैं। आपको लिखा है जो एकल युग्म इलेक्ट्रॉन देते हैं, किसको देते हैं? केंद्रीय परमाणु को। उनको हम क्या कहते हैं? संलग्नी कहते हैं। संलग्नी परमाणु दाता के हिसाब से, दाता मतलब देने वाले कितने, उनके हिसाब से कई प्रकार के होते हैं। आपके कोर्स में एक दंती यानी एक दंतु, द्विदंतु और षट दंतु का क्वेश्चन तो 2 नंबर में पेपर में आता है। एक दंतु का मतलब होता है जिसमें केवल एक परमाणु दाता होगा, देने वाला केवल एक। अब इसके अंदर भी हमारे पास 2 क्वालिटी आती है। एक तो हो सकता है कोई आवेश नहीं हो, उदासीन, जिसमें ज्यादातर हम लोग H2O को और NH3 को यूज करते हैं। H2O के लिए एक्वा या एक्वा वर्ड लिखते हैं और NH3 के लिए हम लोग अमाइन वर्ड का प्रयोग करते हैं, अमाइन शब्द का प्रयोग करते हैं। ये दोनों ही उदासीन है क्योंकि इनके ऊपर आवेश नहीं है। फिर आपके पास देखिए और भी एग्जांपल दिया, F माइनस Cr माइनस Br माइनस I माइनस OH माइनस Cn माइनस और NC माइनस। इन सब में भी आप देखिए देने वाला केवल एक है। अगर केवल देने वाला एक ही परमाणु होता है तो उनको हम कहते हैं एक दंती या एक दंतु। दूसरे हो गए द्विदंती, आपको याद करना बहुत इजी है। द्वि मतलब 2, दंती माने दांत, दांत मतलब, अब देखिए ये गणेश जी के नाम से हो गया एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, पढ़ा है आपने। तो एक दंत मतलब एक दांत, उनका एक दांत टूटा था और एक दांत तो साझा था ना, तो एक दंतु इसीलिए बना है जिसमें एक परमाणु दाता है। द्विदंतु मतलब जिसमें 2 परमाणु दाता होंगे। जैसे उदाहरण के लिए ये भी आपको एग्जाम्पल में मिलेगा, जैसे NH2 CH2 CH2 NH2। आप देखिए इसमें दोनों तरफ नाइट्रोजन लगा है और अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि नाइट्रोजन के पास एकल युग्म इलेक्ट्रॉन होता है, इधर से भी देगा इधर से भी देगा। इसका नाम है डाई अमाइड, शॉर्टकट में इसको हम लोग EN कहते हैं। इसके ऊपर भी कोई आवेश नहीं है, हमको सबके आवेश याद रखने हैं, सबके नाम याद रखने हैं, तभी हम उनका नामकरण कर पाते हैं। अब इसके अलावा इसमें माइनस का भी एग्जाम्पल मैंने लिखाया, इसको हम लोग ऑक्सीलैटो कहते हैं। C+O नेगेटिव, C+O नेगेटिव, लेकिन ध्यान रखना आवेश कितने का है? माइनस का 2। लेकिन ये जो बीच वाले ऑक्सीजन है ना, वो अपने एकल युग्म इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। अभी अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं, क्लोरीन के पास 3 एकल युग्म, ऑक्सीजन के पास 2 एकल युग्म और नाइट्रोजन के पास केवल 1 एकल युग्म होता है। इसके बाद हमारे पास त्रि, चतुर्थ, पंचम और षट भी होते हैं। त्रि मतलब 3 परमाणु दाता, चतुर्थ मतलब 4 परमाणु दाता, 5 परमाणु दाता। लेकिन आपके क्लास 12 में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे गए, सीधे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि षट दंतु का कोई उदाहरण बताइए या नाम बताइए, आवेश बताइए, उसका स्ट्रक्चर बताइए। इसका सबसे इम्पोर्टेंट हमारा उदाहरण है EDTA। EDTA का नाम है ई फॉर इथाइलिन डाई अमाइन टेट्रा एसीटेटो। इसके ऊपर 4 का आवेश है और इसके अंदर 6 परमाणु दाता है। देखिए 6 परमाणु दाता कैसे, नाम कैसे याद करेंगे? इथाइलिन, H मतलब 2 कार्बन, CH2 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, इसमें देखिए 2 3 और 1 4, इधर 2 3 और 1 4। नाइट्रोजन की 3 होती है, कैसे 1 2 और 1 3, इधर भी 1 2 और 1 3। हमको मालूम है नाइट्रोजन के पास एकल युग्म दोनों का 2 हो गया ना, एकल युग्म
नाम है फिर टेट्रा, टी फॉर टेट्रा और ए फॉर एसीटेटो। अब एसीटेटो मतलब एसिटिक एसिड से बना, एसिटिक एसिड का सूत्र क्या होता है, CH3COOH। लेकिन ये जब भी जुड़ेगा तो एक हाइड्रोजन कम कर लेगा, क्या हो गया CH2। हमें आवेश दिखाना है, हाइड्रोजन के ऊपर प्लस का 1 होता है तो CO के ऊपर माइनस का 1 आवेश आ गया। और 4 मैंने ये लगा दिए। अब 4 में ये वाला ऑक्सीजन एक लोन पेयर देगा, ये भी देगा, तो 1 2 3 4 5 और 1 6। इस तरीके से ये क्या बना, षट दंतुर। षट मतलब 6, जिसमें 6 परमाणु धाता होते हैं उनको हम कहते हैं षट दंतुर। इसके ऊपर आवेश कितने का होता है, 4 का, इसलिए ये क्या हो गया षट दंतुर। उसके बाद अभी लिगेंड में हमारे पास एक और होता है, इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेट या उभयधर्मी। उभयधर्मी का मतलब ही होता है, उभय का मतलब इसमें 2 होते हैं, यानी कि उभय का मतलब हो गया कि इसमें 2 परमाणु धाता है लेकिन देता केवल कोई एक है। अब जैसे उदाहरण NCS नाम है आइसोथायोसाइनेटो, नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। HCN अगर हमने लिख दिया तो नाम हो जाएगा थायोसाइनेटो, क्योंकि दोनों का देखिए सूत्र तो सेम है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन दे रहा है इसलिए नाम हो गया आइसोथायोसाइनेटो N, और इसका नाम होगा थायोसाइनेटो S क्योंकि सल्फर दे रहा है। ऐसे ही साइनाइडो CN में नाइट्रोजन दे रहा है, और आइसोसाइनो सब में अपने अपने, जिसमें परमाणु धाता 2 होते हैं लेकिन केवल देता एक ही है, उन्हीं को हम कहते हैं उभयधर्मी लिगेंड। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट्स करिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।